हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और इस वीडियो में मैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टॉपिक को कवर कर रही हूँ। ये टॉपिक सीटेड पेपर 1, सीटेड पेपर 2 दोनों में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करने जा रही हूँ मूल्यांकन क्या है, फिर हम जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो अगर हम इनके इस मूल्यांकन के बारे में बात करें तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया कहा गया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है कि लर्नर ने क्या सीखा है। तो शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है या सीखा है, उसकी बुद्धि का क्या स्तर है, उसकी अभिरुचि क्या है, इन सब का पता हम इवैल्यूएशन से करते हैं। अब हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जो इवैल्यूएशन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आखिरी चरण जो है वो मूल्यांकन कहा गया है। सीबीएसई ने अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है कि इसको विद्यालय में सम्मिलित करना है, इस इवैल्यूएशन के इस प्रोसेस को शामिल किया जाए। इस मूल्यांकन के दो भाव हैं। पहला क्या है? सतत, दूसरा है व्यापक मूल्यांकन। तो पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मीनिंग ऑफ टर्म कंटिन्यूअस। इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है इसके द्वारा लर्नर का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। लर्निंग अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो इवैल्यूएशन को भी कंटिन्यू होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार से हो सकता है। वो 3 प्रकार क्या है? सतत मूल्यांकन के प्रकार, पहला है निदानात्मक मूल्यांकन, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या डायग्नोस्टिक असेसमेंट या इवैल्यूएशन कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जो शिक्षार्थी हैं क्लासरूम में, तो अगर वो कुछ लर्न कर रहे हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनकी लर्निंग के प्रोसेस में, वो कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं सही ढंग से, तो टीचर वहाँ पर उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है लर्निंग में। तब वो उसके अकॉर्डिंग रिमेडियल टीचिंग को करता है कि रिमेडियल टीचिंग के दौरान उस प्रॉब्लम को वो ख़त्म करे। तो जब डायग्नोस कर लेता है टीचर प्रॉब्लम को, तो उस तरीके से वो उसको सल्यूशन देता है रिमेडियल टीचिंग के दौरान। फिर उसको लर्निंग में जो प्रॉब्लम उस लर्नर ने फेस की है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। तो निदानात्मक मूल्यांकन इसलिए होता है क्लासरूम में। आगे हम बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन की। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके द्वारा लर्नर जो हैं उनकी प्रगति का आकलन और निर्धारण किया जाता है। जो उन्होंने सीखा है उसमें उन्होंने क्या सीखा है, उनकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से उनको फीडबैक दिया जाता है। तो शिक्षार्थियों को उनके फीडबैक के हिसाब से सब समझ में आ जाता है कि उनकी क्या कंडीशन रही है उस पर्टिकुलर टेस्ट में। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन के लिए इसमें क्या क्या आवश्यक होता है। तो मूल्यांकन के लिए उनमें क्विज टेस्ट करा सकता है, और जैसे असाइनमेंट हो सकते हैं, होमवर्क हैं, और क्लास में जो टेस्ट होते हैं इसके अकॉर्डिंग टीचर जो हैं वो असेस कर सकते हैं लर्नर को। और इस हिसाब से जब वो फीडबैक देते हैं तो टीचर को भी आसान हो जाता है कि लर्नर ने अगर कोई प्रॉब्लम फेस की है इस यूनिट टेस्ट में या क्विज में या फिर कहीं किसी भी टॉपिक में, तो टीचर भी उसके हिसाब से अपनी शिक्षण प्रक्रिया जो है, जो टीचिंग का प्रोसेस है उसमें सुधार करता है। और जो लर्नर भी अपने व्यवहार में, अपने कॉग्निटिव बिहेवियर में वो भी सुधार करता है। आगे हम बात करेंगे संकलनात्मक मूल्यांकन की। इसको हम समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो समेटिव असेसमेंट क्या है? यह मूल्यांकन जो है, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में एनुअल एग्ज़ाम तो होते ही हैं, तो इसके बारे में
सब जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में पूरे सिलेबस से हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इस एग्ज़ाम में सारी चीज़ें हमारे पूरे सिलेबस से पूछी जाती हैं। तो समेटिव असेसमेंट वर्ष के या सत्र के अंत में जो एग्ज़ाम होते हैं, वार्षिक परीक्षाएं जो होती हैं, इसका उद्देश्य है अधिगम प्राप्ति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना कि लर्नर की क्या कंडीशन रही है, वो सारी चीज़ें लर्नर ने क्या सीखा है, उन सबको ये इवेलुएट करता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ टर्म कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म क्या है? सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष के संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। जो अभी तक हमने पढ़ा कि जो सतत मूल्यांकन है वो सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर डिपेंड था कि आपने एकेडमिक्स में आपके क्या कंडीशन है, या आपने क्लासरूम में या लर्निंग में आपका क्या कंडीशन रहा है, आपको क्या फीडबैक मिला है टीचर के द्वारा, तो वो सारी बातें उसमें थीं। अब हम बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। तो इसमें क्या है, परंतु जो संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन हमने सतत में किया था, यहाँ पर हम संज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन तो करते ही हैं, साथ में इसके साथ हम संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो उसमें यही बात कही गई है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है लर्नर का, जो उनका अफेक्टिव डोमेन है और जो उनका साइकोमोटर डोमेन है, इन सब का डेवलपमेंट हम व्यापक मूल्यांकन में यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के द्वारा कर सकते हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थी एवं गैर शैक्षिक यहाँ शिक्षार्थी हो गया, शैक्षिक है, यहाँ पे शैक्षिक होगा, इस जगह पर यहाँ शैक्षिक होगा, उसके शैक्षिक और गैर शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन होता है। तो मतलब स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक जो एरियाज हैं उनका इवैल्यूएशन होता है। तो हमें ये पता है कि कॉग्निटिव जो डोमेन है इसमें संज्ञान जो कि हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, और जो अफेक्टिव डोमेन है वो रिलेटेड है हमारे हर्ट यानी कि एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यू, इमोशन से। और जो हमारा तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, जिसको हम साइकोमोटर डोमेन के नाम से जानते हैं, ये रिलेटेड है हैंड, आई एंड लेग्स से। तो ये हमारी फिजिकल एबिलिटी और हैंड, आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो जो शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है इसमें, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, जो अभी हमने पढ़ा था व्यापक मूल्यांकन में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये शैक्षिक और गैर शैक्षिक पक्ष दोनों आते हैं। शिक्षार्थियों का सर्वांगीण महत्व पर बल दिया जाता है, जो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर एम्फेसाइज किया जाता है। शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उनका निदान बताया जाता है। टीचर डायग्नोज करता है उनकी प्रॉब्लम को और फिर रिमेडियल टीचिंग के द्वारा उस प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, उसका सोल्यूशन लर्नर को प्रोवाइड करता है। शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता। सही बात है, जब जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ने जो गाइडलाइन इस तरीके से दी हुई है कि शिक्षार्थी का अगर कंटिन्यू इस तरीके से इवेल्युएशन होता रहेगा तो उसके अंदर एग्ज़ाम के प्रति कोई डर नहीं रहेगा कि नहीं ये वाला एग्ज़ाम जो है वो इतने महीने पे होगा, तब इतना सारा प्रेशर हो जाएगा पढ़ने के लिए। इस कंटिन्यूस प्रोसेस से लर्निंग प्रोसेस में जो है वो कंटिन्यूस इवेल्युएशन होता रहता है और लर्नर पे बोझ नहीं रहता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो डायग्नोस्टिक जो टीचिंग होती है उसके बाद जो टीचर है वो रिमेडियल टीचिंग करता है और शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान करता है। शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है ताकि अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो। ये जो असेसमेंट है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसके द्वारा शिक्षार्थियों में प्रेरणा डेवलप होती है और वो अपनी लर्निंग के प्रोसेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं। शिक्षक को सही कार्यनीति बनाने में मदद करता है। ये CCE जो है ये शिक्षक को एक सही कार्यनीति बनाता है कि मैं अपने लर्नर के लर्निंग के लिए किस तरीके से फ्रेम करूं पर्टिकुलर टॉपिक को, इसलिए ये शिक्षकों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है।
विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है। विद्यालय की पूरे जो व्यवस्था है उसको ये जांच करता है।